सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में या इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हमारी जो क्लास होगी वो पवन सीरीज की होगी। पवन सीरीज की अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात होगी, क्योंकि पवन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न कराया जा चुका है और अति लघुत्तरीय प्रश्न का भी एक क्लास कराया जा चुका है। आज अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। और इसके पहले हम राजन सीरीज को अच्छी तरीके से करा दिए हैं। उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको भी कराया जा चुका है, और बहुविकल्पी कराया जा चुका है, अति लघुत्तरीय कराया जा चुका है और लघुत्तरीय प्रश्न भी कराया जा चुका है। सारी चीजों को वहां कवर कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है राजन सीरीज को। अब आपकी पवन सीरीज स्टार्ट हो गई है और कोशिश करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके पवन सीरीज को करा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास जो सीरीज होती है वो पवन की होती है। तो और कुछ ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे गए होते हैं, जो प्रश्न एग्जाम तो में पूछे गए वो तो कॉमन हो जाते हैं दोनों सीरीज में। यानी राजन सीरीज में वो प्रश्न मिल जाएगा और पवन सीरीज में भी वो प्रश्न मिल जाएगा। लेकिन जो प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं वो राजन सीरीज में कुछ और प्रश्न रहता है और पवन सीरीज में कुछ और रहता है। आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर आपके पास दोनों सीरीज है या आप राजन सीरीज को अगर पढ़े होंगे तो पवन सीरीज को देखिए, यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसमें देखेंगे कि बहुत सारी चीजें अलग है। ठीक, तो इसलिए हम पवन सीरीज को भी करा दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर पवन सीरीज को करा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यानी यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ तक प्रश्न कराया जा चुका है। आज जो हम प्रश्न बात करेंगे यहाँ से बात करेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो तब तक आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। आपको यहाँ पे सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, सारी क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैनल आपके लिए काफी किफायती है। आप कंटिन्यू इसके साथ जुड़े रहेंगे तो अवश्य ही आपको एक अच्छी चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपने अभाज्य संख्या पढ़ा है, भाज्य संख्या पढ़ा है, और ये पूछ रहा है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो सह अभाज्य संख्या होती है ना, वो क्या होती है। देखिए, सह अभाज्य अंक वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ केवल एक या दो अंक होता है। यानी केवल जिसका एचसीएफ केवल एक या दो अंक वाला होता है, और जिनका एकमात्र गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं क्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य अंक वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ मतलब मस है, जिनका मस या एचसीएफ, एचसीएफ केवल एक या केवल एक या एक या दो अंक वाला होता है, दो अंकों वाला होता है। ठीक, कितने अंकों वाला होता है, दो अंकों वाला होता है। जिनका एकमात्र, जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ठीक, ये हुआ। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा।
देखिए, जैसे सपोज दैट 3 की बात कर लें और 5 की बात कर लें, तो 3 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 1 इंटू 3, और 5 की अगर करेंगे तो 1 इंटू 5 करेंगे। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आप बड़े प्रेम से कह देंगे सर इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा एचसीएफ, 1 होगा। तो यही कह रहा था, इसका डिफिनीशन अभाज्य अंक वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ यानी मसक केवल 1 या 2 अंकों वाला होता है। तो देखिए इसमें कितना, एक 2 अंकों वाला है ये, 5 भी 2 अंकों वाला है, अंकों वाला होता है जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 1 होता है। ठीक है, यही चीज आपका अभाज्य संख्या है। चलिए अगला, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड यदि यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो, क्या हो जाएगा, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो तो वे वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक, ठीक है। यानी यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे अगर हम 9 की बात कर ले, मान चलिए कि जैसे हम गुणनखंड लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे 9 हो जाए और 25 हो जाए अगर, तो क्या करेंगे, 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 इंटू 3, और 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5 इंटू 5। अब बताइए, करा यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड, संख्या 9 है, इसके जितने भी गुणनखंड हैं वे सब क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3 अभाज्य संख्या है, ये भी 3 अभाज्य संख्या, ये भी 25 है, 25 के 2 गुणनखंड है, 5 इंटू 5, क्या है, 5 इंटू 5। अब इसका गुणनखंड 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या, और ये भी 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वही चीज करा है कि यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। अगला, अगला प्रश्न करें, 198 77 का लसा ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका लसा ज्ञात करना है। चलिए लसा ज्ञात कर देते हैं। किसका किसका पूछ रहा है, 198 और 77 का लसा निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले किस संख्या से आप काटेंगे, 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 नौ 18 हो जाएगा, ये 77 हो गया। फिर ये 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये 49 कटेगा, नहीं कटेगा 49, ऐसे रहने दीजिए, 77 भी नहीं कटेगा। अब किससे आप काटेंगे, अब आप 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 पच्चे 25, और ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 49 हो गया, और ये 77 हो गया। ठीक, अब फिर कितने से काटेंगे, आप 5 से काट दीजिए। जब 5 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 49 हो गया, और इधर क्या हो गया, 77 हो गया। आप कितने से काटेंगे, 7 से काट दीजिए, है ना, 1 हो गया, और 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77, फिर कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 हो गया, 1 हो गया, और 11 हो गया। अब कितने से कटेगा, 11 से कटेगा, तो 1 1 और 1 हो गया। अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, यानी इसका लसा निकालिए, तो इसका लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, और 100 सत्ते 700, 700 सत्ते 7 सत्ते 4900, 4900 में कितना हो जाएगा, 4900 इंटू 11। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1100, 1100
और 11 9 99 का 9, हाथ लगा 9, 11 चौक 44, 44 44 6, 50 4 54, कितना हो गया? 54। ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए। 11 0 0 हो गया, 11 0 0, 11 9 99 का 9 हो गया, हाथ लगा 9, तो 11 चौक 44, 44 6, 50, 50 3 53, माफ करिएगा 53 होगा, कितना होगा? 53 होगा, है ना? ये हो गया 53। यही आपका लस आंसर हो गया। ठीक है ना? ये लसा हो गया। चलिए अगला, जरा निम्नांकित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। अब इसका भी क्या ज्ञात करना है? लसा ज्ञात करना है। 5, 10 और 15। इसका जब लसा ज्ञात करेंगे तो कितने से काटेंगे? सबसे पहले 2 से, तो 5 हो गया, फिर 2 पंचे 10, और कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। फिर कितने से काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 से ही काटेंगे तो 5 1 का 5, 5 1 का 5, और 5 यही 15। ये हम इसमें, एक मिनट, इसके पहले हम 5 से पहले 3 से लेके चले जाएं, 3 से कट जाएगी संख्या, है ना? क्योंकि हमारा जो रूल है, ये रूल यही कहता है कि सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से काटते हुए आएंगे। ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया, ये 5। अब कितने से काटेंगे? 5 से। संख्याएं तब तक काटते रहते हैं जब तक नीचे सब में एक एक न बच जाए। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से ल स निकाल लेंगे। ल स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 5। तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6 × 5 = 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया 30। ठीक। चले अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 16, 44 और 64। ये, अब इस सेकंड वाला है ये। इसमें भी हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 यानी 22 दूना 44, और 32 दूना 64 होता है। फिर 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 11 हो गया, और 16 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 चौके, 2 दूनी 4 हो गया, 11 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काट दीजिए, तो 2 1 का 2 हो गया, 2 11 हो गया, 2 चौके 8। पुनः 2 से काट देंगे। जब 2 से काटेंगे तो क्या बचा? 1 11, और क्या हुआ? ये 4 है। तो फिर हम यहाँ से किससे काट रहे हैं? 2 से काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 2 हटा लीजिए। यहाँ से 1 हो गया, 11 हो गया, और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 2 1 का 2 हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे? 11 से काट देंगे। 11 जब काटेंगे तो ये 1, फिर ये 1, और ये 1 हो गया। ठीक है। अब इसका हम जब लसा निकालेंगे तो लसा बराबर क्या हो जाएगा? लसा इक्वल टू, लसा बराबर हो जाएगा कितना? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5। यहाँ 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। इंटू 2 × 11 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। 64 ग्राम में कितना हो जाएगा? 64 × 11। 11 चौके 44 का 4, हाथ लगा 4, 11 छक्का 66 4, 50, कितना हो गया? 504। यही आपका आंसर हो गया। सॉरी, 66 4, एक मिनट, 70 हो गया, 704। कितना हो गया? 704। ठीक है। 11 चौक 44 का 4, 11 छक्का 66, 66 और 4 70 हो गया, 704। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो देखिए, जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो उसका हमेशा आप क्या निकालिएगा? ल सा निकालिएगा। और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसका हमेशा आप म सा निकालिएगा। चलिए, तो इसका हम ल सा निकाल लेते हैं। 20 50 30, गुणनखंड मेथड से ही निकाल दीजिए। 40, तो क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20, यानी 2, 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गया। फिर उसके बाद क्या? 10 पचे 50, यानी 2,
दो इंटू, ठीक, 2 इंटू 5, पाँच दूनी 10, 10 पचे 50 हो गया। और 5 छंग के 30, कितना, 5 छंग 30, तो 5 हो गया, 2 तिहाई 6, तो 2 हो गया इंटू 3 हो गया इंटू 2 तिहाई 6 पंचे 30 हो गया। और 40 कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, यानी 2 पंचे 10, चौके 40, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दूनी 8 पंचे 40 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसी का हम क्या निकाल देंगे, लसा निकाल देंगे। जब लसा निकालेंगे तो जो जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं, 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 में ये 5 और ये 5 मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये 5 मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या उतार लेंगे, एक तो आपका दो, ये भी, ये वाला 2 उतर जाएगा, ये 5 उतर जाएगा, ये 3 उतर जाएगा। तो क्या उतर गया, 5, देखिए ये हो गया 2 इंटू, ये फिर 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 3 हो गया इंटू, इन सब में से 5 को एक, और एक ये 2 उतार लीजिए ये वाला, और इन सब में से 5 को भी आप उतार लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, यहाँ 60 दूना 120, 120 पंचे 12 पंचे 60, 600, कितना हो गया, 600। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 600 ही है। अब इसमें आप 20 से भाग देंगे, 20 तिहाई 60, तब भी कट जाएगा। 25 से देंगे, 25 दूना 50, और बचा 10, 25 चौका 100, 30 दूना 60, ठीक है, 40 एक्का 40, बचा 20, 40 अट्ठे 200 हो गया। यानी ये पूरी तरीके से सभी सभी संख्याओं से कट जाएगा। जो ये 600 है, ये आपका 20 से भी विभाजित हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, और 40 से भी हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अगला, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। कह रहा है 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। संख्या दिया हुआ है 3/5 है, इसको चेंज करना है, किसमें, प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। चलिए चेंज कर लेते हैं। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। जब संख्या दिया हुआ है और उसको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा और 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का गुणा कर दीजिए, 100 तिहाई 300 हो जाएगा, और नीचे ये क्या हो जाएगा, ये आपका, ये जो 100 है ये प्रतिशत मिला देगा। तो ये वाला जो 100 होता है ये प्रतिशत चिन्ह के लिए होता है। तो 100 तिहाई 300 हो गया, और बटा कितना हो गया, 5, ठीक है। अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो तो केवल 100 से मल्टीप्लाई करा दिया करिए, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इंटू 1/100, ये 1/100 जो है ना, ये प्रतिशत के सिंबल के लिए है। क्या है, प्रतिशत के सिंबल के लिए, इसको काटना पीटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस 100 को आपको काटना नहीं है, ये प्रतिशत के सिंबल के लिए होता है। 5 छंग के 30 का आया कितना, 60, ये आ गया 60, और इसका मतलब होता है प्रतिशत होता है। क्या होता है, प्रतिशत। अब यहाँ लगा देंगे प्रतिशत, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, 20% को भिन्न में बदलिए। कह रहा है इस, अब 20% को किस में बदलना है, भिन्न में। देखिए अभी हम वही चीज बताएं कि जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे, और अगर कहीं प्रतिशत लगाना है तो वहां पे क्या करेंगे, 100 से गुणा और 100 से भाग करना होता है। तो इसको 20 इंटू प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे। देखिए वही चीज रिपीट हो रही कि नहीं हो रही है, कि 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है। 1/100 का मतलब क्या होगा, प्रतिशत होता है। तो 20 पंचे 100 आया कितना, 1/5 आया। अब यही भिन्न में बदल गया, आ गया कितना, 1/5 आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 35% को भिन्न में बदलिए। इसी प्रकार कह रहा है 35% को आप भिन्न में बदल दीजिए। जब 35% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 35 इंटू 1/100 कर देंगे। तो काटेंगे कितना, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 भी सामने 100 हो जाएगा। तो कितना आया, 7/20, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है 0.06% को प्रतिशत में बदलिए। 0.06 को किसमें बदलना है, सॉरी प्रतिशत है ये, इसको किसमें बदलना है, 6 को प्रतिशत में बदलिए, नहीं भाई, प्रतिशत, अच्छा, 0.06 प्रतिशत को
प्रतिशत में बदलिए। अच्छा ठीक है। प्रतिशत को यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा। ये सवाल है 0.06 को प्रतिशत में बदलिए। सवाल गलत दिया हुआ है। 0.06 को प्रतिशत में बदलिए, ऐसा सवाल होना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत यहाँ से नहीं होना चाहिए। अब 0.06 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा और 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 छक्का 600, यानी कि कितना हो गया, दो अंक पे दशमलव इंटू एक के बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब बताइए 1/100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो क्या हो जाएगा, 6% आंसर आ जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न। कितना होगा, कह रहा है कितना होगा 250 का 30%। तो कितना होगा 250 का 30% निकाल देते हैं। 250 का हम क्या कर देते हैं, 30% निकाल देते हैं। प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 लगाइए, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया। 5 से काटिए, 5 × 5 = 25 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। फिर 2 से काट दिए, 2 × 15 में 30 हो गया। तो कितना आया, 5 इंटू कितना हो गया, 5 × 15, 15×5 = 75, कितना हो गया, 75 हो गया। 250 का 30% कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। अगला 300 का 40%। चलिए 40 बटा क्या कर दीजिए, प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 लगाइए, एक जीरो एक जीरो, ये भी जीरो, ये कैंसिल हो गया। गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए। 30 × 4 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्त, तो 3 × 4 = 12, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला कह रहा है 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा। तो 120 किलोग्राम का 45%, प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 को लगाइए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 5 से काटिए, 5×9 = 45 हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 2 से काट दिए, 2 छक्के 12 हो गया। तो कितना हो गया, 6 × 9, 9 छक्के 54 kg हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, 120 किलोग्राम का 45% कितना हो जाएगा, 54 किलो हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल प्रश्न है। कह रहा है कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। कितने परसेंट बच्चे, 75%। और यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे, यानी टोटल जो एग्जाम में बैठे थे बच्चे वो 1500 थे। 1500 में 75% बच्चे पास होते हैं। तो उसी 1500 का हम 75% निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितने बच्चे पास हुए। ठीक है, टोटल यानी कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे जो परीक्षा में बैठे थे कितने हैं, 1500 में। ठीक है, अब हम 1500 का क्या करेंगे, 1500 का 75% निकाल देंगे, 75/100, डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल। तो आया कितना, 15 × 75। तो 15 से काटिए, 15×5 = 75 का ही 5 हो गया, हाथ लगा 7, 15×7 = 105। ठीक है, कितना हो जाएगा, 105, और 105 और 7 12, कितना हो जाएगा, 112। 112 बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक, ये हो गया। यानी 1125 बच्चे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 75% बच्चे पास हुए थे, यही कह रहा था। और टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी, 1500 थी। तो 1500 का जब हम 75% निकालेंगे तो वही आएगा कि कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न कर रहा है विवेक ने, देखिए प्रश्न कट गया है, ये प्रश्न कट गया है। ये प्रश्न शायद है कि विवेक ने वार्षिक परीक्षा में, इसको करेक्शन कर लीजिए, करा देते हैं हम इसको करेक्शन। विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए, प्राप्त किए, यदि पूर्णांक, यदि पूर्णांक 500, कितना, 500 हो तो
विवेक को कितने अंक मिले? विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक कितना हो? 500 हो। तो भैया अगर पूर्णांक 500 है, 500 का 85% आप निकाल दीजिए, उतना ही अंक आपको मिला होगा, यानी विवेक को मिला होगा। तो विवेक को मिला अंक, विवेक को मिला अंक बराबर कितना? 500 का कितना पाया है वो? 500 का 85% पाएगा। अब इसी 500 का हम 85% अगर निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो 500 का 85% निकालिए, प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 लगाइए, डबल जीरो कैंसिल। तो बचा क्या? 5 × 85। तो 5 से मल्टीप्लाई करा दिए, 5 × 5 = 25 का ही 5 हाथ लगा 2, 5 × 8 = 40, 40 और 2 = 42। कितना आ गया? 425। कितना हो गया? 425। विवेक को कितना अंक मिले? विवेक को 425 अंक मिले हैं। ठीक, कितना अंक मिला? 425 अंक। चलिए, अगला प्रश्न कर रहे हैं, मार्च में डीजल का मूल्य 85 रुपया प्रति लीटर था। मार्च में कितना था? 85 रुपया प्रति लीटर था। अब मई में उसका मूल्य बढ़कर के 93 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितने से कितना, इतने से यानी 85 से 93.50 रुपया लीटर हो गया। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भैया हम पहले ये कर लेंगे कि पहले हम ये तो निकाल लें कि कितना था और कितना हो गया। तो डीजल का जो मूल्य बढ़ा है उसको निकाल लें। तो बढ़ा हुआ डीजल का मूल्य, बढ़ा हुआ डीजल का मूल्य बराबर कितना? कितने में से घटाएंगे? पहले कितना था? 85 और बढ़ के कितना हो गया? 93 रुपया 50 पैसा। तो हो गया 93.50 माइनस कितना? 85। जब घटाएंगे तो 0.50 तो इधर हो ही जाएगा और इधर क्या बचेगा? 8। तो 8 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर बढ़ गया। ठीक है, इतना बढ़ गया। अब इसी को हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालते हैं? प्रतिशत वृद्धि। जब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है उसको ऊपर लिखते हैं, 8 रुपया 50 पैसा बढ़ा हुआ है। और पहले जो मूल्य है, पहले कितना मूल्य है? 85 रुपया, 85 इंटू कितना? 100। हमेशा निकाला जाता है जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है। कितना बढ़ा है? 50, 8.5 रुपया, 8 रुपया 50 पैसा मूल्य बढ़ा हुआ है। और पहले का जो मूल्य है वो कितना है मेरे भाई? वो 85 रुपया है। तो इसी का हम जब प्रतिशत निकाल देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो सवाल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर दशमलव आप हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 85 बटा कितना? 850 इंटू 100 हो जाएगा। और ये देखिए, ये दशमलव, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 85 से 85 कैंसिल, तो आया कितना? 10%। 10% मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। मूल्य बढ़ गया। ठीक, कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ गया? 10%। अच्छी तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बस स्टेटमेंट अलग हो सकता है, कथन अलग हो सकता है, कहने का तरीका अलग हो सकता है, अंक अलग हो सकता है, लेकिन जो आपके रूल्स हैं, रूल्स यही लगेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न पूछा नहीं गया है तो नहीं पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है प्रश्न पूछा जाए क्योंकि अच्छी श्रेणी में प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है 750 का 4%, तो 750 का 4% निकाल दीजिए। 4 लिखिए, परसेंट हटाइए, 100 लगाइए, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 इक्का 5, 5 हम 25 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो आया कितना? 15 इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, 30 रुपया। 750 का 4% का रुपया होगा? 30 रुपया होगा। अगला, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कह रहा है किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? तो किसी राशि का एक निश्चित परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा?
एक मानना होगा कि मान लीजिए माना संख्या क्या रहा होगा, माना संख्या यक्स होगा। अब यक्स का अगर हमें वाई परसेंट निकालना है, यक्स का वाई परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यक्स का वाई परसेंट? तो क्या करेंगे, यक्स इंटू वाई बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इंटू 100। हमने क्या कहा कि जिसका परसेंट निकालना होता है उसमें 100 से ऊपर गुणा और 100 से भाग करना होता है, तो वही चीज किए हैं। या तो फिर आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, यक्स का वाई परसेंट निकालना है तो यक्स इंटू वाई, और परसेंट परसेंट निकालना है तो क्या करना होता है, इंटू 100 कर दीजिए। किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकालेंगे, किसी राशि का एक निश्चित जो प्रतिशत होगा वो इसी तरीके से निकालेंगे कि मान लेते हैं हमारा यक्स है, यक्स का वाई परसेंट निकालना है तो वाई इंटू एक के बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाई, यक्स का वाई परसेंट। चलिए अगला, 10.97 तथा 12.12 को जोड़ें। कह रहा है इसको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ दीजिए, रुपया को रुपए में जोड़ दीजिएगा और पैसे को पैसे में जोड़ रखिएगा। ठीक है, ये जब जोड़ेंगे इसको तो 7 2 9 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 हाथ लगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दो यही हाथ इसमें लग जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक एक दो, 2 अंक पे 10, 23 रुपया 9 पैसा, यानी ये आपका जोड़ हो गया। अगला प्रश्न करा है कि 3x² माइनस 4xy प्लस 12xy माइनस 6xyz में सजाती पद कौन कौन है। कह रहा है इसमें सजाती पद कौन कौन है, सजाती पद का मतलब जो एक ही जात के हो। तो देखिए जैसे 3x, ये जो दो लिखा है ये इसको ऐसे लिखा होना चाहिए, 3x² होना चाहिए। तो 3x², 4xy, 12xy और 6xz, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ये वाले जो दोनों हैं ये आपके क्या हैं, ये दोनों एक ही पद के हैं, यानी एक ही जात के हैं, एक ही जात के हैं, तो इसी को बोलते हैं सजाती। यानी माइनस कौन, -4xy और प्लस कितना, 12xy, ये सब क्या है, एक ही जात के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, 2x² प्लस 5y प्लस y² माइनस वाई प्लस 6 में सजाती पदों की एक साथ लेते हुए व्यंजक को सरल कीजिए। कह रहा है सजाती पदों को एक साथ लेते हुए इसको सरल करना है, तो सवाल क्या दिया हुआ है, 2x² और प्लस 5y प्लस y² प्लस 6, यही दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं है पद जो कि, अच्छा एक यहाँ पे छूट रहा है, देखिए ये वाला छूट रहा है, कौन सा, यहाँ 5y² बाद y है, 5y प्लस y² और माइनस वाई प्लस 6, एक ही जात के ये और ये दिख रहे हैं, बाकी सब अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5y में से एक y जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और प्लस y² और प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला, निम्नांकित व्यंजकों में पदों की संख्या है। कह रहा है इसमें पदों की संख्या कितनी है, ये 5y है, तो पदों की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। और इसमें पदों की संख्या एक ये और एक ये, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बराबर 2, पदों की संख्या कितनी है, 2 है। अगला, व्यंजकों यक्स माइनस वाई और यक्स प्लस वाई को जोड़िए। कह रहा है जोड़ना है किसको, वाई, यक्स माइनस वाई जोड़ना है, प्लस एक्स प्लस वाई, जोड़ने पे चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये वाई से वाई कैंसिल, जब जोड़ेंगे तो यक्स यक्स कितना हो जाएगा, यक्स यक्स हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, 2x-3y प्लस जेड में से यक्स प्लस 2y माइनस जेड को घटाइए। इसको घटाना है, एक मिनट, क्या करना है, घटाना है इसको। चलिए तो घटा देते हैं हम, 2x-3y प्लस जेड, और इधर हो जाएगा यक्स प्लस 2y माइनस जेड। जब घटाया जाता है तो इसको घटाना है,
तो चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो अब एक समीकरण तो आपका ये है और एक समीकरण ये है, ठीक है। चलिए घटा देने पे ये चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा ये सब। अब घटाएंगे तो 2x में से 1x गया, कितना आएगा, 1x आ जाएगा। और फिर ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5y। अब ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो जेड जेड कितना हो जाएगा, +2z हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न करें, यक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो देखिए सरल करने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई करा देना होगा जो बाहर है। तो बाहर का जब यक्स का वाई में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस एक्स जेड हो गया, फिर प्लस कितना वाई जेड हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा, वाई का जब यक्स में कराएंगे तो माइनस यक्स वाई हो जाएगा, फिर जेड का यक्स में कराएंगे तो एक्स जेड या जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स, फिर माइनस जेड वाई या वाई जेड, ये हो गया। देखिए कुछ कटेगा, हाँ ये वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया, और एक्स वाई ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो वही बात है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आया कितना, 0 आंसर, ठीक। चल अगला प्रश्न करें, 45 60 और 75 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसे करें 45 50, 45 50, 45 60 व 75, इससे क्या करने निकालने हैं, समापवर्तक। तो चलिए निकाल दीजिए, 45 का समावर्तक 45 60 और 75, इसके समापवर्तक। 45 समापवर्तक क्या होंगे, एक से ये कट जाएगा, यानी समापवर्तक मतलब जो संख्याएं 45 को काट दें, तो एक भी काट देगा 45 को, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, और 45 स्वयं से भी कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 60 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से कट जाएगा, फिर 11 से भी नहीं कटेगा, 12 पंचे 60, 12 से कट जाएगा, 15 चौका 60, 15 से कट जाएगा, उसके बाद 30 दूना 60, 30 से कट जाएगा, उसके बाद 32 35 40, 40 नहीं, अब सीधा ये 60 से कटेगा, यही इसके समापवर्तक है। रही बात 75 की, तो 75 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 पचे 75 होता है, और 15 से भी कट जाएगा, 15 पचे 75, और 5 15 में 75 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 25 से भी कट जाएगा, और उसके बाद ये 75 से कटेगा, यही इसके आंसर हो जाएंगे, 45 60 व 75 के समापवर्तक। अगला, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए। क्या लिखना है, प्रथम 4 अपवर्त, तो मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी आप लिख लीजिएगा। प्रथम 4 अपवर्त करें, प्रथम 4 अपवर्त, अपवर्त का मतलब होता है गुणज, हमने बताया है अपवर्त का मतलब गुणज होता है, क्या होता है, गुणज होता है, ठीक है। चलिए अब गुणज क्या होगा, ये 7 गुणज कौन होंगे, 7 गुणज, भाई 7 के गुणज बहुत होगा, 7 एक का 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 4 अपवर्ड, केवल 4 लिखना है बस, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 एक का 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, केवल 4 ही 4 लिखना था, 35 नहीं आएगा, केवल यहाँ 4 अपवर्ड पूछा है, तो इसलिए हम 4 4 अपवर्ड की बात कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप 14 का भी लिख सकते हैं, 14 एक का 14 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 त्रिक 42, 14 चौका 56, इसी प्रकार आप 19 और 37 का लिख लीजिए। चलिए अगला, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। वही चीजें हैं, प्रथम 5 गुणज। अब इसमें प्रथम 5 गुणज पूछा है, गुणज पूछे चाहे अपवर्त पूछे, हमने बताया आपको कि गुणज पूछे चाहे अपवर्त पूछे, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। गुणज और अपवर्त आपके एक ही होते हैं। अब प्रथम 5 पूछ रहा है, जैसे 4 का पूछ रहा है, ठीक है, 4 का प्रथम 5 अपवर्त, 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, और 4 पंचे 20। इसी प्रकार आप 8 का भी कर दीजिए, 12 कर दीजिए, और 35 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से गुणा, 8 एक का 8, 8 दूनी 16, 8 एक 24, 8 चौके
32 8 पंचे 40, मतलब एक तरीके का पहाड़ा पढ़ना है, वही चीज टेबल है। इसी प्रकार 12 और 35 का निकाल लीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है 4x² प्लस 7x प्लस 12 में से इतने को घटाइए। चलिए घटा देते हैं। कितना? 4x² प्लस 7x प्लस 12। कितना घटाना है? 2x² प्लस 6x और प्लस 5। घटा लीजिए, घटाने पे चिन्ह परिवर्तन हो जाता है सब। तो 4x² में 2x² गया, तो 2x² का आएगा, वो भी प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला प्लस है, ज्यादा है। तो 7 में से 6 गया, प्लस एक एक्स आएगा, 7 ज्यादा है इसलिए 7 का चिन्ह प्लस है। और 12 में से 5 घटाएंगे तो प्लस कितना होगा? प्लस का चिन्ह लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस है और ये संख्या बड़ी है। और लेकिन प्लस माइनस से माइनस होता है, यानी घटता है। तो 12 में से 5 गया, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है जोड़ने के लिए इसी प्रकार, तो इसी को इसी प्रकार जोड़ दीजिएगा। कितना है? 7x² प्लस 2x प्लस 5 और x² प्लस 2x प्लस 7 जोड़ना है। जोड़ने में चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है भाई। जब जोड़ा जाता है तो उसमें चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, तो 7x² और 8x² हो गया, और प्लस 2 दूनी 4x हो गया, और प्लस 7 5 12 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी? अब यही कह रहा है गुणा भाग करिए, कौन सी संख्या होगी? तो 18 में से 3 घटाना है, तो 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। 15 और प्लस 9 दूनी 18 हो गया। कितना हो गया? 9 दूनी 18 हो गया। पहला वाला जो सवाल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बोडमास का सवाल है। तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर कुछ इनको हल करते हैं। तो 18 में से 3 गया, 15 और प्लस 9 दूनी, इसका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो बराबर कितना हो गया? 18 और 15 जोड़ दीजिए, क्योंकि बोडमास का होता है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लर एडिशन सब्सट्रैक्शन, घटाना सबसे अंतिम में। तो 18 15 जोड़ेंगे तो 15 दूना 30, 30 3 33, 33 - 6 घटा दीजिए। 33 - 6, जब 33 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27 3 30 3 33, 27। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 27। इसी तरीके से आप प्रश्न दूसरा वाला भी लगा लीजिएगा। अगला करा, सीधी रेखा किसे कहते हैं? करा, सीधी रेखा किसे कहते हैं? तो सीधी रेखा कब कैसे बनेगी? दो बिंदुओं से ही तो हो जाती है सीधी रेखा। बिना दो बिंदुओं के रेखा खींची नहीं जा सकती। तो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी यानी सरल रेखा कहलाती है, या सीधी रेखा कहलाती है। तो दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी सरल रेखा कहलाती है, या सीधी रेखा कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है। ठीक, ये हो गया। ठीक है ना? अब अगला करा, वक्र रेखा किसे कहते हैं? तो जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी तो वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे इस तरीके से ये ये अभी कौन सी है? वक्र रेखा है। पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। 2022 और 2015 में पूछा गया प्रश्न। तो पटरी और प्रकार की सहायता से खूब कई बार पढ़ाया गया है कि एक आप लाइन सीधी खींचिएगा, उसमें एक चाप लीजिएगा। चाप को मान लीजिए ए है, तो ये क्या है? बी है। इसको मान लीजिए सी। अब इसी चाप से एक यहाँ पे लगाइएगा, और उसी चाप से एक यहाँ पे लगा दीजिएगा, और यहाँ से इसको लाइन खींच लीजिएगा, ये इसमें मिला दीजिएगा। अब यही कितनी हो जाएगी?
120 डिग्री की एंगल हो जाएगी, बताया गया है इस चीजों को। ठीक है, और इसका नामकरण कर लीजिएगा, रचना कर लीजिएगा, जैसे जैसे आप बनाया रहेगा उसी तरीके से रचना कर लेंगे। ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, जब सीरीज पढ़ा रहे थे राजन तो उसमें कई बार इस चीज को बताया गया है। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज से आप क्या सकते हैं, समझ सकते हैं? तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी जिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपका ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ऐसे लिखेगा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। अगला, त्रिज्य खंड का क्या अर्थ है? तो त्रिज्य खंड का क्या अर्थ है? तो देखिए, त्रिज्य खंड जो होता है वो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिज्य खंड या सेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्य खंड या सेक्टर कहलाती है। इसको लिख लीजिएगा कि वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से बनी बंद आकृति त्रिज्य खंड कहलाती है। दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ऐसे, एक त्रिज्या ऐसे, यानी कुल मिला के आप क्या कर लीजिए, व्यास कह लीजिए। क्या, व्यास, और उसकी एक बंद जो आकृति होती है वह क्या कहलाती है, त्रिज्य खंड कहलाती है। ठीक है, अगला, छेदक रेखा का क्या अर्थ है? कह रहा है छेदक रेखा का क्या अर्थ है? तो वह रेखा जिसके केवल दो अलग बिंदु वृत्त पर स्थित हो, छेदक रेखा कहलाती है। यानी छेदक रेखा क्या होती है कि वह रेखा जिसके केवल दो अलग बिंदु वृत्त पर स्थित हो। कहाँ हो, वृत्त पर स्थित हो, दो अलग बिंदु वृत्त पर क्या हो जाए, स्थित हो जाए, वो क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अगला, केंद्र रेखा का क्या अर्थ है? कह रहा है केंद्र रेखा का क्या अर्थ है? तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक वृत्तों केंद्रों से होकर जाए, केंद्र रेखा कहलाती है, लाइन ऑफ सेंटर कहलाती है। यानी वह रेखा जो दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर जाए, जैसे एक रे ऐसे हो गया, तो कह रहा है वह रेखा जो दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर के जाए। ठीक, वृत्तों के केंद्रों से होकर के जाए, क्या कहलाती है, केंद्र रेखा कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से कई, आप कई बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं इन सब में, जरूरी नहीं है कि ये यही हो, तो कई तरीके से होता है। अगला, उभयनिष्ठ जीवा का क्या अर्थ है? तो उभयनिष्ठ जीवा जो होती है, जीवा आप जानते हैं, जैसे ये वृत्त है, वृत्त में कहीं भी अगर ऐसे खींच दे रहा है तो ये जीवा है, सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा का क्या अर्थ है? तो जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो बिंदुओं पर काटते हैं, तो उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाखंड को उन वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। ठीक है, इन जीवा के बारे में आप जानते हैं तो बड़ी आसानी से लगा लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को देखिए, हमने बताया अभी क्या होती है, जीवा होती है। तो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अगला, 48 प्लस 8 इंटू 0.75 माइनस 5 का मान निकालिए। बिल्कुल सिंपल है, केवल बुरा भाग है, इसको कर लीजिएगा आप। और ये है क्या, -2x² माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखिए, इसको हम बता देते हैं कि माइनस क्या लिखा है, 2x², फिर माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस x² हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माफ करिएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा कर रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा 4x। अब क्या हो जाएगा, -2x² और -4x, ये है x²। तो दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना आएगा, -x² आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 4x। तो यहाँ अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, x² प्लस 4x। ये आंसर है। ठीक है, ये
150 का 12% कितना होगा? अभी सब सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, इसको आपको करना है। 12 के अपवर्तक लिखिए। अब 12 के अपवर्तक पूछ रहा है, तो 12 का अपवर्तक जो होता है, अपवर्तक का मतलब होता है सर, अपवर्तक का मतलब होता है कि इस 12 को कौन कौन संख्या विभाजित कर देगी, कौन कौन संख्या इस 12 को काट सकती है। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 9 नहीं, 10, 11, 12 से ये कटेगा, ठीक है। तो 12 के अपवर्तक यही है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। चलिए, अगला कह रहा है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो समतल में समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? अनंत, याद रखिएगा, कितनी? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। तो 9 एवं 15 के समापवर्तक अभी क्या है? 9 के समापवर्तक कौन कौन से हैं? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। और 15 का क्या हो जाएगा? 15 का 1 भी हो जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। ये इसके समापवर्तक हैं। अगला प्रश्न कर रहा है -8 प्लस इंटू प्लस 75 इंटू जीरो। जब किसी में जीरो का मल्टीप्लाई जब हो जाता है ना भाई, तो उसका पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है? जीरो। इसमें टोटल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाख आप पूरा कर लीजिए, अगर उसमें किसी में जीरो का मल्टीप्लाई हो गया तो उस सब का अस्तित्व खत्म कर देता है, उसका मान जीरो हो जाता है। अगला एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान बताइए। चलिए देखिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड। देखिए क्या क्या कट रहा है, ये जेड से जेड कट रहा है और ये एक्स से एक्स कट रहा है। इसका आंसर जो आ रहा जा रहा है वो वाई प्लस वाई, अर्थात कितना हो जा रहा है? 2y हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 240 लीटर का 10% कितना होगा, इसको भी आप लगा लीजिएगा, बताया गया है। अगला, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य कितना है? 12 रुपया फीट है। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो आप मान लीजिए कि माना लंबाई कितनी है, माना लंबाई बराबर हम मान लेते हैं 5x, और चौड़ाई कितना मान लेते हैं? चौड़ाई इक्वल टू 3x मान लेते हैं। तो कह रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात इतना है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल दिया है, तो आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 5x इंटू 3x बराबर कितना दे रखा है? बराबर कितना है? 1500। तो 5 तिहाई 15x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1500 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1500 के बटा कितना? 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ गया तो मेरे भाई, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जब एक्स की वैल्यू 10 आएगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई आपकी हो जाएगी कितनी? लंबाई बराबर क्या माने थे? लंबाई बराबर 5x माने हैं। 5x, तो 5x यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 10, तो 50 हो जाएगा। और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? चौड़ाई बराबर हमने क्या मान रखा है? 3x मान रखा है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। 2023 में यानी लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है, ये हो गया। अब क्या कह रहा था? जब लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गया तो क्या निकाल देंगे? तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा? तो भैया बाग के चारों ओर का जब लगाएंगे तो उसका क्या निकालना होता है? उस बाग का कैसा है? आयताकार है, तो उसका हम परिमाप निकाल देते हैं। बाग का परिमाप निकाल देते हैं। तो बाग का जो परिमाप होता है 2l+b। ठीक, चलिए, तो बाग का परिमाप बराबर 2l+b। तो हो गया 2 इंटू l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू आपकी 50 हो गई और b की वैल्यू कितनी है? 30 हो गई। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 50, 30, 80 बराबर कितना हो गया? 8 दूनी 16, 160 हो गया।
कितना हो गया? 160 हो गया। 160 परिमाप हो गया। अब कह रहा है जो खर्च दिया हुआ है, खर्च बराबर चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य कितना है? 12 रुपया प्रति फीट है। तो 160 फीट तार लगेगा। 60 फीट तार। 1 फीट तार का जो खर्च है, ऐसे यहाँ लिख लीजिएगा, 1 फीट तार का जो खर्च है वो कितना है? देखिए, 1 फीट तार का खर्च बराबर कितना है? 12 रुपया। इसलिए 160 फीट तार का खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 160। तो 12 × 72 का दो हाथ लगा 7, 12 × 1 = 12, 12 × 7 = 19। कितना हो जाएगा? 19। 192 और जीरो, 1920 रुपया खर्च लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका सवाल। अगला करा, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? बिल्कुल सिंपल है, तार का फिर यहाँ परिमाप निकाल दीजिए, वही चीज हो जाएगी। इसमें क्या करना है? तार का परिमाप यानी 2L+B, इसी में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगला, ये जोड़ घटाने वाला प्रश्न है, इसको आप लगा लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। 8 के प्रथम 5 अपवर्त, ये भी अभी अपवर्त के बारे में चर्चा किया जा चुका है, इसको भी आप लगा सकते हैं। अगला कह रहा 3ABC - 2AB, क्या दे रखा है? ये 3ABC - 2ABC, सवाल में मिस्टेक दिया है, इसमें या तो सी होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। ये सवाल, और यहाँ दो फिर यहाँ दे रखा है। ठीक, तो ये स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर। इसको ऐसे, यानी ये सवाल ऐसे है, 3ABC - 2AB -5ABC और -3AB², ये है। अब क्या हो जाएगा? इसको जोड़ घटा लीजिए, 3ABC है और ये 5ABC है, घट जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? -2ABC। और ये -2AB² है, -3AB², तो ये कितना आ जाएगा? -5AB²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 2ABC, और ये वाला भी हो जाएगा +5AB²। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तल पर स्थित, क्या? तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी? केवल एक, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक, अगला, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को व्यक्त कीजिए। वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, व्यास बाई 2, या फिर व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। ठीक, ये आपका होता है ना? चलिए, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। कह रहा 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन 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 है? 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, यही ना है, 1, 3 और 5। चलिए, अगला, x - y में क्या जोड़े कि योगफल कितना हो जाए? तो लिख लीजिए, x - y में क्या जोड़े? मान लीजिए कि माना x - y में क्या जोड़ दें? p जोड़ने पर योगफल कितना हो जाए? 2x + y हो जाए। तो यहाँ से p का मान निकाल दीजिए, p बराबर क्या जाएगा? 2x + y, ये इधर चला आएगा तो -x, और ये +y हो जाएगा। तो p = कितना हो जाएगा? 2x में से एक x गया, एक एक घट जाएगा, यानी x, और प्लस कितना हो जाएगा? 2y। यही क्या हो जाएगा? आंसर, x + 2y। चलिए, अगला प्रश्न, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे त्रिभुज क्या कहते हैं? तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को
वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। वर्ग कहा जाता है। जैसे ये है इस तरीके से। एक मिनट, ये तो आयत जैसा बन गया। ये इस तरीके से रहेगा। ये इसमें चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी और प्रत्येक को 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना? 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरीके से होगा। चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मस 16 था, उनका गुणनफल 6400 है। कितना है? 6400 है, उनका लसागु ज्ञात करिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला होता है गुणनफल बराबर लस इंटू मस। लस इंटू मस, ये फार्मूला होता है आपका। तो गुणनफल दिया है 6400 दे रखा है, और बराबर लस मस दिया है 16, लस पूछ रहा है। तो लस इंटू 16 हो जाएगा। तो यहां से आप लस जब निकालेंगे तो 16 से भाग दे देंगे 6400 में। 16 × 4 = 64, आया कितना? 400 आ गया। क्या? लस। लस बराबर कितना आ गया? 400 आ गया। ठीक, चलिए अगला। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। कह रहा तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या बराबर तीन अंकों की, तीन अंकों की। ठीक, तो 999। उत्तरवर्ती में एक अंक आगे हो जाता है, हमने बताया है उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, ये सब एक अंक आगे होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अगला, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। अभी प्रतिशत को खूब बदले, बताया गया है आपको कैसे बदलना है। इसको आप बदल सकते हैं। तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो तीन अंकों की सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कितनी होती है? 100 होती है। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, व्यास दिया है डी बराबर कितना दे रखा है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 35 का आधा हो जाएगा। अब वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप निकाल दीजिए। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप। ठीक है। तो वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r होता है। वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r। तो कितना हो जाएगा? 2 × पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू 35/2 है। तो 7×5 = 35, कितना हो गया? 7×5 = 35, यानी आया कितना? 2 इंटू, और इधर से 2 कट गया, 2 से 11 हो गया ये। 2 × 11 इंटू 7×35, यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। तो 11×2 = 22 इंटू 5, 22×5 कितना हो गया? 110 हो गया। कितना? 110। ठीक है, 110 क्या? सेंटीमीटर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2019 में पूछा है 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो भैया इसमें क्या करना है आपको? भाग तो आता ही होगा, 7 का भाग 24 में दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो किसी तल पर स्थित एक रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। कितने? असंख्य, यानी अनंत बिंदु हो सकते हैं। अनंत। ठीक। अब कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है? 2/3 बड़ा है या 5/8? तो निकाल दीजिए 2/3 या 5/8, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो दोनों को बड़ा करने के लिए आप जांच करने के लिए क्या करते हैं? हर को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, दो, इसमें हम 8 से गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं, और इसमें भी हम क्या करते हैं? 5/8 में भी हम ऊपर नीचे इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक। इस बार इसका जो ये 5 है, इसमें गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, और इसका जो 8 है इसमें ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 हो गया। और इधर क्या हो गया? 5 × 5 = 25 और बटा 8 × 5 = 40। अब हम देखते हैं जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न, वही अनुपात बड़ा होगा। तो हमारा अंश कौन सा बड़ा है? 25 वाला बड़ा है। ठीक है। तो बड़ा कौन होगा?
ठीक है, ये कितना हो गया, 5 × 5 = 25। अच्छा, अगर इसको हम और काटना चाहें तो 2 × 8 = 16, 16 बट्टा, सॉरी, सवाल यही गलत हो गया है, 2/5 लिख दिया गया, जबकि 2/3 है। माफ करिएगा, सवाल यहाँ गलत हो गया है। देखिए क्या है लिखा हुआ है, क्या 2/3 है, और क्या है ये 5/8 है। ठीक, अब इसके हर को बराबर करना है, तो हम क्या करते हैं, दो में इसमें 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से गुणा और 8 से भाग कर देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, 5/8 में इसमें हम 3 से गुणा और 3 से भाग कर देते हैं। तो जब हर बराबर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हर बराबर के लिए, हर बराबर करने के लिए, के लिए, तो जब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 8 तरीके 24 इधर हो गया, और ये 5 तिहाई 15 हो गया, और 8 तरीके 24 हो गया। ऐसी कंडीशन में जिसका अंश बड़ा होता है वो अनुपात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, अर्थात इसका जो अनुपात था 2:3 बड़ी होगी। ठीक, ये होगा। चलिए, 2019 में प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न आपका 2019 में ये भी पूछा है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, कितने कप थे, 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास कुल कप कितने थे, 60, 60 में से कितने बिक गए, 40 कप बिक गए। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत कप बिक गए, तो चलिए निकाल लेते हैं। कुल कप कितना है, कुल कप 60 है, 60 में से कितना बिका है, बिका कप कितना है, बिका कप बराबर 40। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में लाना है, तो बिका कप बटा कुल कप इंटू 100, यहां से कर लेंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 200 के बटा 3, तो कितना हो गया, 3 × 18, फिर 3 × 18 दशमलव, फिर आ गया 3 × 18, 3 × 7 = 21, इस तरीके से जाएगा, यानी 66.67% कप बिक गया है। ठीक, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, तो 66.67% कप बिक गए। अगला प्रश्न, करा 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 8 मीटर लंबी काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है, पहले इसको आप सही में, जो सही बटा में है इसको हम भिन्न क्रम में बदल लेते हैं, तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और 2 62 आया कितना, 62/3, और 8 × 5 = 40 से 41, 41 बटा कितना, 8। तो कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 62/3 है, और काटी कितनी गई है, काटी गई लंबाई, काटी गई लंबाई बराबर कितना, 41/8 है। अब घटा दीजिए इसमें, कुल लंबाई में से अब शेष लंबाई निकालनी है, तो शेष लंबाई बराबर कितना, 62/3, और माइनस 41/8, यही करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम 24 हो जाएगा, तो 62, 8 × 8 = 16, और 8 × 6 = 48, 48 से 49 आया कितना, 496, और माइनस 4 × 3 = 3, 4 × 3 = 12, 123 बटा कितना, 24 हो जाएगा। बराबर घटा देंगे तो कितना आएगा, 373/24, भाग दे दीजिए, 24 × 1 = 24, आया कितना, 24 और 10 34, 34 3 37, यानी 13, 133 हो गया, 24 × 7 = 5 ये हो गया, और बचा कितना, 13, 13, 15 सही 13/24, आप भाग देंगे तो इतना आएगा।
ठीक, ये हो जाएगा। चलिए, अगला, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6x प्लस 5y² माइनस 8x है, महिलाओं की संख्या इतना है, ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। यानी ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो क्या करेंगे, घटा दीजिए। क्या करना है, घटा देना है। और क्या करना है, इसमें सीधा सीधा क्या कर देना है, 6xy में से 6xy और प्लस 5y² माइनस 8z में से घटा दीजिए माइनस कितना, 2x प्लस XY माइनस 2y। ये 2023 में प्रश्न पूछा है, बस घटा देना है, आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6xy और प्लस 5y² माइनस कितना हो जाएगा, 8z है। अब जब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस से माइनस XY हो गया, और ये माइनस माइनस से प्लस होगा, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा होगा तो काट लीजिए, या जो घट रहा है घटा लीजिए। तो 6xy में से 1xy कैंसिल, तो आया कितना, 5xy बचा। 5y² यहाँ है, और ये और कहीं नहीं है, तो इसको हम उतार लेते हैं 5y²। उसके बाद 8z, जेड वाला कहीं नहीं है, माइनस 8z उतार लेते हैं। उसका फिर 2x वाला नहीं है, तो माइनस 2x ले लेते हैं, ये हो चुका है। और प्लस क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न रहेगा। अब कर रहा है अगला प्रश्न, क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, दशमलव संख्या इतना इतना 51.3 प्लस 510.03 प्लस 5100.003 और ये सब है, इन सबको जोड़िए। ये दशमलव का जोड़ है, इसको तो आप कर ही सकते हैं, 2023 में प्रश्न पूछा गया है। सोचिए कितना आसान सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, इसको जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा। अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। 1, 3 और 5 बचे। तो देखिए ऐसे सवालों में आपको करना क्या होगा कि इस 49 में से पहले आप 1 घटा लीजिए, तो कितना आया, 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर आप 59 में से 3 घटा लीजिए, क्रमशः कहा है, पहले वाले में 1 घटाइएगा, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 5। जब इसमें 3 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। फिर उसके बाद 109 में से जब 5 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का आप 48, 56 और 104 का जब आप म से निकाल देंगे तो वही छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। कितना, 48, 56 और 104। इसी का आपका म से निकालना है आपको। म से निकालने पे जिसका जितना इसका म से आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका म से निकाल के आप बताइए कि इसका म से कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा² √3/4 इंटू भुजा² अर्थात a²। तो √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 4। तो 4 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आया कितना, 4√3। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही आपका समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आंसर हो गया। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया आज। इसके बाद अब लघु उत्तरीय प्रश्न चलेगा। ठीक है, तो आपको जो ये होमवर्क दिया गया है इसको अवश्य लगा के बताइएगा कि इसका म सा कितना आ रहा है। देखिए ऐसे सवालों में हमेशा करना क्या होता है कि जो सवालें दी हुई होती हैं उसमें आप, जैसे शेषफल क्रमशः बच रहा है तो उसमें से वही चीज घटा करके अगली वाली संख्या का हमेशा म सा ही निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, म सा, ल सा कभी नहीं निकाला जाएगा। म सा क्योंकि छोटी संख्या आती है, कहा तो जाता है कि छोटी से छोटी जब कहा जाएगा तो उसका लसा निकल आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं है, उससे नहीं मतलब है। ऐसे सवालों में हमेशा उसका मसा निकाला जाता है। तो जो भी संख्याएं दे रखी हैं इसको घटा करके ये 48, 56, 104 आ गया, इसको हम, इसका हम मसा निकाल देंगे, जो मसा आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए ठीक है। आज आपका अति लघुत्तरी प्रश्न भी खत्म हो गया पवन सीरीज का। इसके बाद हम लघुत्तरी प्रश्न पर बात करेंगे, लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। बाकी आपको पेपर तो आपका सॉल्व करा ही दिया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम होता जा रहा है। अभी तो फिलहाल कोई डेट नहीं आया है, लेकिन संभवतः उम्मीद है कि 7-8 तारीख, जो 8 तारीख बताया जा रहा है, संभवतः उम्मीद है कि उसी में पेपर हो। तो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप बिल्कुल लग करके पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है। तो आप तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए